मैला आंचल एक ऐसा उपन्यास जो गांव की मिट्टी से निकला है। और इस पहले भाग में हम उतरते हैं उसी धूल भरी जमीन पर, जहां खेत है, पगडंडियां हैं और कहीं ना कहीं टूटी हुई उम्मीदें भी। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव मच्छरदाऊ से। ये गांव सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक प्रतीक है उस भारत का जिसे अक्सर मुख्य धारा की कहानियों में अनदेखा कर दिया गया है। गांव में धूल उड़ती है, बैलगाड़ियां चलती हैं, लोग खेतों में पसीना बहाते हैं, लेकिन इन सब के बीच कहीं एक अजीब सी चुप्पी है। एक सूखा जो सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के मन में भी फैला हुआ है। रेनू यहाँ किसी नायक की नहीं, पूरे गांव की कहानी सुनाते हैं। हर चरित्र, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, उसका जीवन, उसकी पीड़ा, सब कुछ इस कथा का हिस्सा है। गांव की शुरुआत में ही हम मिलते हैं कुछ आम लेकिन यादगार चेहरों से। ठकुराइन, जो बोलने से ज्यादा चुप रहने में यकीन रखती हैं। भोला पासवान, जो समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े हैं, लेकिन आत्मसम्मान में सबसे ऊंचे। और फिर आते हैं भवानी मियाँ, जिनकी जुबान में धार है, लेकिन दिल में अभी भी गांव के लिए कुछ ममता बची हुई है। गांव की गलियां संकरी हैं, लेकिन उनमें कहानियां चौड़ी हैं। और तभी गांव में एक नई हवा बहती है, डॉक्टर प्रशांत का आगमन। ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक सोच है। एक ऐसा इंसान जो शहर की पढ़ाई छोड़कर इस पिछड़े गांव में इलाज करने आया है। गांव वालों के लिए वो अजनबी है, और अजनबी से डरना गांव की आदत है। जब वो अपनी पहली दवा की पुड़िया किसी बीमार को देता है तो लोग हैरान होते हैं। कुछ उसे भगवान मानने लगते हैं और कुछ जादूगर। लेकिन डॉक्टर प्रशांत जानता है कि इस गांव में सिर्फ दवा नहीं, समझदारी भी देनी है। उसे बीमारी से ज्यादा अंधविश्वास से लड़ना है। गांव में एक और चीज है जो हर मोड़ पर दिखती है, जाति। कोई ब्राह्मण है, कोई यादव, कोई हरिजन, लेकिन इंसान कोई नहीं दिखता। रेनू की कला में सच को बिना किसी डर के दिखाती है, जैसे वो कहते हों कि देखो, ये है तुम्हारा भारत। पगडंडियों से चलते हुए जब हम गांव की सीमाओं से बाहर आते हैं तो दिखाई देती है गरीबी की हदें, और साथ में अभावों में भी जीने की कला। यहाँ लोग मिट्टी की हांडी में दाल पकाते हैं, लेकिन जब बात इज्जत की आती है तो कोई समझौता नहीं करते। रेनू का गांव ना तो पूरी तरह उदास है, न पूरी तरह खुश। वो बीच में है, एक सच्चा गांव जहां बच्चे नंगे पांव स्कूल जाते हैं और औरतें कुएं से पानी भरते वक्त धीमे सुरों में गाती हैं। हर कोने में एक कहानी है, और हर कहानी में एक आहट, एक उम्मीद। डॉक्टर प्रशांत गांव के लोगों की आंखों में झांकता है। उसे दिखता है डर, भूख, बीमारी और बेबसी, लेकिन वो हारता नहीं। वो मानता है बदलाव संभव है। पर क्या गांव उसे अपनाएगा? ये है मैला आंचल का पहला अध्याय। धूल से भरे इस पन्ने पर अभी सिर्फ शुरुआत लिखी गई है। आगे, जहां प्रेम है, संघर्ष है, और एक सच्चाई जो आंखें खोलती है। पूरा इलाका एक अजीब सी हलचल में था। गांव में चारों ओर नई हवा बह रही थी, कुछ उम्मीद की, कुछ डर की। गांव के लोग डॉक्टर प्रशांत को अब केवल डॉक्टर नहीं, एक सहारे की तरह देखने लगे थे। उसकी आंखों में कोई बनावटीपन नहीं था। उसका व्यवहार बहुत सादा मगर आत्मीय था। डॉक्टर गांव के भीतर गहराई से समाने लगा था। उसी गांव में था तोहरी, जो अक्सर बेवजह डॉक्टर से उलझने की कोशिश करता था। गांव का हर दूसरा आदमी जानता था कि तोहरी को डॉक्टर का गांव में रुकना पसंद नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने अब तक किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। वो न किसी से भिड़ता था और न ही अपनी बात थोपता था, बस अपने मरीजों की सेवा करता, और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीतता जा रहा था। गांव की बस्ती, खासकर चमरटोली और दुशाद टोला, अब डॉक्टर के आने जाने से परिचित हो चुकी थी। जहां पहले कोई भी आसानी से डॉक्टर के पास जाने में झिझकता था, अब वहां से रोज कोई न कोई मरीज आने लगा था। महिलाओं में भी एक भरोसा जाग रहा था कि ये डॉक्टर उनका भी इलाज करेगा, बिना किसी भेदभाव के। बांधे की झूपड़ी में जब उसकी बीवी बीमार हुई तो वो खुद डॉक्टर को बुलाने आया।
डॉक्टर ने झोपड़ी में जाकर इलाज किया और कोई घिन या घृणा का भाव उसके चेहरे पर नहीं था। उस रात गांव में एक नई कहानी फैली कि साहब तो सांच में देवता निकले। दूसरी ओर गांव के कुछ लोग, खासकर नेताजी, जो गांव में एक प्रकार का सामाजिक दबदबा बनाए रखते थे, डॉक्टर को शक की निगाह से देखने लगे थे। उन्हें लगता था कि डॉक्टर का लोगों में लोकप्रिय होना उनकी स्थिति को कमजोर करेगा। उन्होंने कुछ लोगों से ये भी कहलवाना शुरू कर दिया था कि डॉक्टर की दवाइयाँ बाहर की हैं, भरोसे लायक नहीं हैं। मगर आमजन अब खुद अनुभव से जानने लगे थे कि डॉक्टर के आने से उनके जीवन में फर्क पड़ा है। डॉक्टर का रहन सहन भी सरल था। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक छोटे से कमरे में रहता था। दिन में मरीज देखता और रात को अपने कागजों और नोट्स में व्यस्त रहता। गांव की जीवन शैली, उसकी संस्कृति, यहाँ के लोग, उनकी भाषा, सब कुछ उसे आकर्षित कर रहे थे। एक दिन जब वो प्राइमरी स्कूल के पास से गुजर रहा था तो उसे कुछ बच्चे दिखे जो जोर जोर से गा रहे थे, हमर गांव में आइल बाटे डॉक्टर बाबू। उनके गाने में चंचलता थी मगर भावनाएं सच्ची थीं। डॉक्टर मुस्कुराया। ये गांव अब उसे अपना लगने लगा था। गांव के महिलाओं में भी एक हल्का बदलाव दिखने लगा था। वो अब डॉक्टर से बात करते समय घूंघट थोड़ा ऊपर कर लेती थीं। कभी-कभी बच्चे के बुखार की वजह भी खुद समझा देती थीं। ये बदलाव गांव के सामाजिक ढांचे में एक छोटी सी मगर महत्वपूर्ण दरार की तरह था। इसी दौरान भोलानाथ मास्टर का उल्लेख भी आता है, एक सादा मगर विचारशील व्यक्ति। वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है और डॉक्टर से बहुत प्रभावित है। दोनों के बीच बातचीत में सामाजिक परिवर्तन की चर्चा होती है और डॉक्टर उसकी सोच से बहुत प्रभावित होता है। एक दिन डॉक्टर से मिलने ब्लॉक ऑफिसर आता है। वो सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के बहाने आता है, लेकिन उसके व्यवहार से डॉक्टर को साफ महसूस होता है कि वो भ्रष्ट और चालाक आदमी है। डॉक्टर शिष्टाचार निभाता है, लेकिन भीतर ही भीतर सोच में पड़ जाता है कि सिस्टम से लड़ना आसान नहीं होगा। गांव के बाजार की चहल पहल भी इस बीच दिखाई जाती है, जहां लोग अपने सामान बेचते, खरीदते और दिन भर गपशप करते हैं। इसी बाजार में डॉक्टर को पहली बार उस किसान युवक से मिलाया जाता है जो बाद में सामाजिक रूप से जागरूकता फैलाने में भूमिका निभाता है। लेकिन अभी वो बस एक शांत और जिज्ञासु लड़का है जो डॉक्टर से दूर से देखता है। इस भाग का अंत एक दृश्य से होता है जहां डॉक्टर एक वृद्ध महिला की झोपड़ी में बैठा है, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है। महिला उसे आशीर्वाद देती है, बाबू तहार जैसन कोई नाह, रवा रहब तो हमने के कभू डर ना रही। डॉक्टर की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो जल्दी ही मुस्कान में बदल देता है। गांव का जीवन धीरे धीरे अपने ढर्रे पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर तरफ एक अदृश्य बेचैनी सी फैली हुई थी। अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत की मौजूदगी अब गांव वालों के लिए नई बात नहीं रही, परंतु उसका तौर तरीका अभी भी चर्चा में बना हुआ था। प्रशांत अब धीरे धीरे गांव के रंग ढंग समझने लगा था। पहले जो चीजें उसे असामान्य लगती थीं, अब उन्हें वो गांव की सहज प्रकृति मानने लगा था। सोनबत्ती, जो पहले डॉक्टर को देखकर चौंक जाती थी, अब खुलकर बोलने लगी थी। वो कभी अस्पताल के बरामदे में बैठकर नीम के नीचे पान चबाती, तो कभी मरीजों से बात करती। गांव की महिलाएं अब डॉक्टर से घबराती नहीं थी, बल्कि उसका इलाज खुलकर स्वीकार करती थी। इस बीच गांव के कुछ तत्व डॉक्टर को लेकर अभी भी शंकित थे, विशेषकर वैद्य हरप्रसाद, जो अब भी अपने देसी इलाज को सर्वोत्तम मानता था। वो अक्सर गांव की चौपाल में बैठकर ये कहता, ये पढ़ लिखल लोग हमरे देसी जड़ी बूटी के आगे कुछ न कर सकते। उसकी बातों को कुछ लोग मजाक में लेते थे तो कुछ गंभीरता से। गांव के स्कूल में भी नई हलचल देखी जा रही थी। मास्टर साहब, जो पहले कुछ उदास और थके हुए लगते थे, अब बच्चों में नई ऊर्जा भरने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी व्यवस्था। स्कूल की हालत खस्ता थी और बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंचें तक नहीं थी। इधर अस्पताल में एक गंभीर मामला सामने आया। एक महिला को तेज बुखार और पेट दर्द की शिकायत के साथ लाया गया। प्रशांत ने उसकी हालत देखते ही अंदाजा लगाया कि मामला साधारण नहीं है। उसने तुरंत इलाज शुरू किया और सोनबत्ती से सहायता ली। महिला का नाम बिंदु था, एक मजदूर की पत्नी जो खेतों में काम करती थी। बिंदु की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन गांव वाले आश्वस्त थे कि बड़ा डॉक्टर आया है, अब कुछ होगा जरूर। प्रशांत ने बिंदु के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 दिन तक लगातार निगरानी के बाद उसकी हालत स्थिर हो गई।
इस घटना ने गांव वालों के मन में डॉक्टर के प्रति गहरा विश्वास पैदा कर दिया। पर इस भरोसे के बीच गांव की राजनीति भी अपना रंग दिखाने लगी थी। चौधरी, जो गांव के प्रभावशाली व्यक्ति थे, अब डॉक्टर की लोकप्रियता से असहज हो रहे थे। उन्हें डर था कि डॉक्टर का असर गांव की सत्ता संरचना में बदलाव ला सकता है। उन्होंने धीरे धीरे डॉक्टर के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। डॉक्टर को इसकी भनक थी, लेकिन वो इन बातों में नहीं पड़ता। उसका एक ही मकसद था, लोगों की सेवा करना। इसी समय एक और महत्वपूर्ण पात्र का प्रवेश होता है, भगत जी। वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन साथ ही चतुर और व्यवहारिक भी। वो डॉक्टर से मिलते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रोचक संवाद शुरू होता है। भगत जी डॉक्टर के ज्ञान से प्रभावित होते हैं, लेकिन साथ ही उसे परखते भी रहते हैं। गांव में बारिश का मौसम आने वाला था। खेतों में हलचल थी। किसान अपने बैलों के साथ खेतों को जोतने में लगे थे। बच्चे स्कूल के बाद कीचड़ में खेलते और महिलाएं पोखरे से पानी भरकर लाती थी। इन्हीं सब घटनाओं के बीच डॉक्टर प्रशांत अब गांव के ताने बाने में धीरे धीरे समा रहा था। वो सिर्फ एक चिकित्सक नहीं, बल्कि अब लोगों की बातों का हिस्सा बन चुका था, उनकी शिकायतों, उम्मीदों और विश्वासों का केंद्र। गांव अब भी अपने विरोधाभासों के साथ चल रहा था। एक ओर अंधविश्वास तो दूसरी ओर विज्ञान, एक ओर राजनीति तो दूसरी ओर सेवा। और इन सब के बीच प्रशांत, एक शहरी युवक, जो अब इस देहात की मिट्टी से जुड़ता जा रहा था, अनजाने में ही सही। बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की गति समय के साथ नहीं बल्कि मजबूरी के साथ चलती है, वहां की सुबहें भी अलग होती हैं। खेतों में काम पर जाने वाले किसान, औरतों की धीमी आवाज़ों में बातों का आदान प्रदान और बच्चों के स्कूल जाने की तैयारियों का माहौल एक सजीव तस्वीर बनाता है। इस हिस्से में फोकस आता है गांव के स्कूल पर, जो कि सरकारी स्कूल तो है, पर वहां का माहौल कहीं से भी शैक्षणिक नहीं लगता। बच्चों की उपस्थिति अनियमित है और शिक्षक खुद समय पर नहीं आते। स्कूल के हेडमास्टर के विचार ज्यादा प्रशासनिक होते हैं, बच्चों की पढ़ाई से कम और सरकारी योजनाओं से ज्यादा जुड़े हुए हैं। स्कूल की इमारत पुरानी है, दीवारें सीलन से भरी हुई हैं और कक्षाओं में खड़खड़ाती मेज कुर्सियां हैं। बच्चों के पास किताबें अधूरी, यूनिफॉर्म फटी हुई। ये शिक्षा नहीं, बस दिखावा है। पर ग्रामीणों की उम्मीदें अब भी उससे जुड़ी हैं। वे मानते हैं कि पढ़ाई ही उनके बच्चों को एक नई दिशा दे सकती है। इसी स्कूल में आता है एक नया शिक्षक, प्रभाकर। वो बाहर से आया है और गांव के उस ढर्रे को तोड़ना चाहता है जिसमें सब कुछ सड़ा हुआ है। उसके आने से कुछ हलचल होती है। छात्र पहले तो डरते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी सच्चाई और लगन से प्रभावित होते हैं। वो बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं, जिंदगी की समझ भी देने की कोशिश करता है। प्रभाकर को बहुत जल्दी ये एहसास होता है कि यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शिक्षा की कमी नहीं है, बल्कि उस सोच की जड़ें हैं जो परिवर्तन को रोकती हैं। शिक्षक, ग्रामीण अधिकारी, स्थानीय नेता, सबने अपनी अपनी सहूलियत के लिए सिस्टम को पंगु बना रखा है। और ये एक ऐसी चुप्पी है जिसमें विरोध करने वाला अकेला पड़ जाता है। इस हिस्से में लेखक ने शिक्षा व्यवस्था की वास्तविकताओं को बारीकी से छुआ है। स्कूल का रूपक असल में पूरे समाज की दशा को दर्शाता है, जहां दिखावा ज्यादा है और सार कम। एक जगह वो ये भी दिखाता है कि शिक्षा को लेकर ग्रामीणों की सोच कितनी उलझी हुई है। वे चाहते तो हैं कि उनका बच्चा पढ़े, पर उसे स्कूल भेजने से ज्यादा जरूरी खेत या दुकान समझते हैं। प्रभाकर एक कोशिश करता है, बच्चों के लिए किताबों का इंतजाम, स्कूल की दीवारों पर चित्रकारी और शिक्षण पद्धति में बदलाव। लेकिन जैसे जैसे वो बदलाव की ओर बढ़ता है, उसे कई अड़चनें सामने दिखती हैं। पुराने शिक्षक, जिनके आराम में बाधा आती है, उससे असहमत होने लगते हैं। गांव के प्रभावशाली लोग उसे आउटसाइडर समझते हैं। फिर भी प्रभाकर हार नहीं मानता। वो कुछ छात्रों के माध्यम से बदलाव की नींव रखना चाहता है। वो उन्हें सवाल पूछना सिखाता है, सिर्फ किताबों से नहीं, अपने जीवन से भी। लेकिन सवाल पूछना इस समाज में आसान नहीं, और शायद यहीं से आने वाले भागों की जमीन बनती है, जहां सवालों से टकराव होगा। गांव के हालात की परतें अब और खुलने लगती हैं। शिक्षा व्यवस्था की खोखली हकीकत के बाद अब फोकस आता है स्वास्थ्य सेवाओं पर। ये हिस्सा हमें ले चलता है डिस्पेंसरी की ओर, एक ऐसा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो सिर्फ नाम का ही है। वहां मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत, एक ईमानदार, संवेदनशील और शिक्षित युवक जो गांव की सेवा करना चाहता है।
लेकिन धीरे धीरे उस सड़े हुए सिस्टम के जाल में फंसता चला जाता है। डॉक्टर प्रशांत का संघर्ष किसी एक मरीज से नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से है। अस्पताल में दवाइयों की कमी है, उपकरण पुराने हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गांव वालों में गहरा अविश्वास है। लोग या तो झाड़ फूंक पर भरोसा करते हैं या फिर मजबूरी में शहरों का रुख करते हैं। प्रशांत कोशिश करता है बदलाव लाने की, पर उसे सच्चाई बहुत जल्दी समझ आती है। ये बदलाव ना तो अकेले लाया जा सकता है और ना ही जल्दी। इस हिस्से में एक और जरूरी किरदार उभरता है, कचनपुर गांव की एक युवती जिसकी बीमारी को लेकर गांव में अफवाह फैल जाती है कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। गांव के लोग उसे झाड़ फूंक के जरिए ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि डॉक्टर प्रशांत उसे सही चिकित्सा देने की जिद पर अड़ा रहता है। ये टकराव आधुनिक विज्ञान बनाम अंधविश्वास का एक छोटा लेकिन बेहद प्रतीकात्मक चित्र बन जाता है। लेखक इस घटनाक्रम के जरिए ये दिखाता है कि गांव की जड़ें कितनी गहराई से परंपराओं और अंधविश्वासों में धंसी हैं। प्रशांत जैसे लोगों की कोशिशें इसलिए मुश्किल हैं क्योंकि उन्हें केवल बीमारियों से नहीं, सोच से लड़ना पड़ता है। इसी दौरान अस्पताल में आने वाले एक ग्रामीण का केस और दिखाया जाता है, जो मामूली बुखार को लेकर आया था, लेकिन उचित इलाज के अभाव में उसकी हालत बिगड़ जाती है। डॉक्टर प्रशांत पर लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, जबकि असल वजह संसाधनों की कमी है। यहाँ एक संवादरहित टकराव है, प्रशासन, सिस्टम और आम आदमी के बीच, जिसमें किसी की भी सुनवाई नहीं होती। गांव में कुछ जागरूक लोग हैं जो डॉक्टर प्रशांत का साथ देना चाहते हैं, लेकिन या तो वे खुद डरे हुए हैं या फिर इतने थके हुए कि दोबारा संघर्ष करने की हिम्मत नहीं रखते। ऐसे में प्रशांत और अधिक अकेला महसूस करने लगता है। इस भाग में लेखक ने बहुत ही वास्तविक चित्रण किया है। अस्पताल के गलियारों की गंध, दवाइयों की बोतलों पर जमी धूल और रोगियों की आंखों में बसी उम्मीदें, ये सब एक साथ मिलकर गांव की उपेक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा बनाते हैं। इस भाग में सबसे मार्मिक दृश्य तब आता है जब एक बच्चा जो गंभीर रूप से बीमार है, उसे सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। प्रशांत टूट जाता है, लेकिन उसका गुस्सा किसी पर नहीं निकलता। वो बस अंदर ही अंदर जलता है। ये दृश्य उसके अंदर के संघर्ष को गहराई से दर्शाता है, जहाँ सेवा की भावना और व्यवस्था की सीमाएं टकरा रही होती हैं। प्रशांत जानता है कि यहाँ सिर्फ डॉक्टर होना काफी नहीं, बल्कि लड़ना भी पड़ेगा। पर किससे? शासन से, ग्रामीणों की सोच से, या फिर अपने ही साथियों से जो समझौता कर चुके हैं। इस भाग में लेखक ने सामाजिक यथार्थ की एक और परत खोली है, जहां सेवाएं हैं पर सेवा नहीं। अब उपन्यास की कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां गांव के सामाजिक ढांचे में राजनीति की भूमिका गहराने लगती है। पहले जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली दिखाई गई थी, अब प्रशासन और सत्ता का चेहरा सामने आता है। एक ऐसा चेहरा जो दिखने में लोकतांत्रिक है, पर असल में भीतर से पूरी तरह सड़ा हुआ है। इस भाग में केंद्र में आता है ब्लॉक ऑफिस, जो ग्रामीण विकास की रीढ़ माना जाता है। यहीं से सारे सरकारी कामकाज चलते हैं। सड़क बननी हो, स्कूल की मरम्मत हो या किसी योजना के तहत अनाज बंटवाना हो। लेकिन यहाँ हकीकत क्या है? एक केबिन, कुछ बाबू, एक क्लर्क जो काम से ज्यादा चाय और गपशप में रुचि रखते हैं। लेखक विस्तार से दिखाते हैं कि कैसे योजनाओं को कागज पर सफल दिखाया जाता है, पर जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत होती है। एक योजना आती है गांव में सड़क निर्माण की, बजट पास होता है, अधिकारी आते हैं, गांव वालों से बैठक होती है, लेकिन हफ्ते बाद वहां सिर्फ एक अधूरी खुदाई बचती है और गड्ढों से भरी जमीन। यहाँ एक नया किरदार उभरता है, ब्लॉक ऑफिस का कर्मचारी तिवारी, जो पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है। वो जानता है कैसे फाइलें दबाई जाती हैं, कैसे रिश्वत लेकर कार्य स्वीकृत कराए जाते हैं और कैसे ईमानदार अधिकारियों को किनारे कर दिया जाता है। प्रशांत जैसे युवक जो बदलाव की सोच रखते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। इस हिस्से में लेखक सिफारिश और जान पहचान की संस्कृति को भी उजागर करता है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देने वाले नौजवानों की भीड़ जो अपने साथ सिफारिशी पत्र लेकर आती है, किसी विधायक का, किसी प्रधान का, किसी अफसर का। योग्यता नहीं, पहचान ही सब कुछ बन गई है। गांव के प्रधान का प्रवेश भी इसी हिस्से में होता है। वो एक बाहरी रूप से सज्जन दिखने वाला नेता है, पर भीतर से अवसरवादी है। वो जानता है किससे कैसी बात करनी है, अफसर से कैसे मीठा बोलकर काम निकलवाना है और ग्रामीणों के बीच जाकर खुद को मसीहा की तरह दिखाना है। एक प्रसंग में प्रधान गांव की किसी योजना का उद्घाटन करता है और भाषण देता है कि हमारी सरकार गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
लेकिन उसके जाते ही ग्रामीण कहते हैं, पिछली बार भी ऐसे ही भाषण दिए थे और कुआं आज तक अधूरा है। राजनीति का ये भाग सिर्फ नेताओं या अफसरों की आलोचना नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि पूरा तंत्र ही धीरे धीरे सामूहिक भ्रष्टाचार की मानसिकता में डूब चुका है। गांव वाले भी अब ये मान चुके हैं कि कुछ नहीं बदल सकता, और ये निष्क्रियता सबसे खतरनाक स्थिति है। डॉक्टर प्रशांत, जो अब गांव के वास्तविक हालात को पूरी तरह देख चुका है, भीतर से टूटने लगता है। वो समझता है कि उसकी लड़ाई किसी एक मुद्दे से नहीं है, ये लड़ाई हर उस व्यक्ति से है जिसने व्यवस्था से समझौता कर लिया है। इस भाग में लेखक के लेखन का सबसे तीखा व्यंग सामने आता है। गांव के विकास की गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर मस्त है, तेल चुराया जा चुका है और गांव वाले धक्के मारते मारते थक चुके हैं। ये व्यंग ही नहीं, एक सच्चा चित्रण है उस ग्रामीण भारत का जो योजनाओं के नाम पर सिर्फ भाषण और बोर्ड पाकर रह जाता है। सारा गांव मानो एक नई हलचल से भर गया था। स्वास्थ्य केंद्र अब सिर्फ दवाओं का स्थान नहीं रह गया था, वो अब गांव के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की भी भूमि बन चुका था। डॉक्टर प्रभात की ईमानदारी और लगन ने कई लोगों को प्रभावित किया था, लेकिन उनकी मौजूदगी से कुछ लोगों की चूलें भी हिल गई थीं, खासकर पंचों और सत्ताधारियों की। डॉक्टर अब हर रोज नए तरीके से गांव के लोगों तक पहुंचने लगे। कभी स्कूल जाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करते, तो कभी खेतों में जाकर मजदूरों की पीठ पर हाथ रखकर पूछते, थक तो नहीं गए? उनका ये अपनापन गांव वालों के दिलों में गहराई से उतरता जा रहा था। लेकिन ये अपनापन गांव के पारंपरिक सत्ता व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन रहा था। दूसरी तरफ गांव की राजनीति और समाज में दलों की खींचतान तेज होती जा रही थी। ब्रह्मचारी जैसे लोगों को लगने लगा था कि डॉक्टर प्रभात का असर कहीं उनकी पकड़ को ढीला न कर दे। वो लगातार गांव के लोगों के मन में शक पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों आता है बार बार शहर से ये बाबू? कोई राज जरूर है। इस दौरान एक दिलचस्प घटना हुई। डॉक्टर प्रभात ने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता रखवाई। विषय था हमारा गांव और स्वास्थ्य। गांव के कई बच्चों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा मुन्नी के निबंध ने, जिसने लिखा था, हमारे गांव में डॉक्टर बाबू हैं जो दवा नहीं, दुआ भी देते हैं। ये बात डॉक्टर को अंदर तक छू गए। लेकिन वही समय था जब साजिशें भी परवान चढ़ने लगी थीं। स्वास्थ्य केंद्र की दवाओं को चोरी से बाहर भेजने का आरोप डॉक्टर प्रभात पर लगाया गया। एक गवाह खड़ा किया गया, हरिया, जो गांव का ही एक साधारण आदमी था, लेकिन शराब और लालच के आगे झुक गया। वो पंचायत में खड़ा होकर बोला, मैंने खुद देखा डॉक्टर बाबू को दवा बाहर ले जाते हुए। गांव दो हिस्सों में बंटता जा रहा था। एक हिस्सा डॉक्टर के साथ था, दूसरा उनके खिलाफ। डॉक्टर को खुद पर आरोपों की चोट नहीं लगी थी, लेकिन लोगों के विश्वास में दरार देखना उन्हें तोड़ रहा था। उनके मन में पहली बार ये सवाल उठने लगा कि क्या वे यहाँ टिक पाएंगे। उस रात जब गांव का माहौल ठंडा और सन्न था, डॉक्टर अकेले छत पर बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या मैं इस गांव के लायक हूँ? क्या मेरा सपना, एक स्वस्थ गांव, कभी साकार हो सकेगा? अचानक एक हल्की सी आवाज आई, डॉक्टर बाबू। पीछे देखा तो मुन्नी खड़ी थी, हाथ में एक छोटी सी थाली लिए। उसमें थे 2 रोटी, थोड़ा साग और एक कागज। मुन्नी बोली, माँ ने भेजा है, और ये देखो मेरा दूसरा निबंध। इस बार लिखा है, डॉक्टर बाबू हारेंगे नहीं। डॉक्टर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें भीग गईं। यही वो उम्मीद थी जो उन्हें फिर से खड़ा कर गई। उन्होंने मुन्नी का सिर सहलाया और बोले, मैं नहीं हारूंगा मुन्नी। तेरी माँ की रोटी और तेरा हौसला ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गांव की हवा में अब बेचैनी सी फैल चुकी थी। डॉक्टर प्रभात पर लगे आरोपों ने पूरे शिवपालगंज को एक द्वंद्व में डाल दिया था। कोई खुलकर समर्थन कर रहा था, कोई चुपचाप तमाशा देख रहा था, तो कोई पीठ पीछे आग में घी डालने से पीछे नहीं हट रहा था। पंचायत की अगली बैठक तय हुई। डॉक्टर पर लगे आरोपों की जांच और फैसला। लेकिन ये सिर्फ एक जांच नहीं थी, ये गांव की आत्मा की परीक्षा थी। क्या सच और बदलाव की राह पकड़ी जाएगी, या फिर गांव फिर से सड़े हुए पुराने ढरे में लौट जाएगा? बैठक वाले दिन पंचायत भवन के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं भी आई थीं, कुछ डॉक्टर के साथ, कुछ बस ये देखने की क्या तमाशा होगा। युवाओं की आंखों में गुस्सा और असमंजस था। डॉक्टर प्रभात सामने खड़े थे, शांत, लेकिन भीतर से बवंडर से जूझते हुए। ब्रह्मचारी और उनके साथियों ने जिरह की शुरुआत की, हमने गांव में पहले कभी भी किसी डॉक्टर को इतना आगे बढ़ते नहीं देखा। ये आदमी गांव में शहर की चालें लाया है।
दवाइयों का हिसाब नहीं है और चोरी की गवाही हमारे पास मौजूद है। हरिया फिर से खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई थीं। अचानक उसने कहा, मैंने झूठ बोला था। मुझे शराब और पैसे का लालच किया गया था। डॉक्टर बाबू ने तो मुझे अपने भाई जैसा समझा था, लेकिन मैंने। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए सभी निशब्द थे। ब्रह्मचारी और उनके साथियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डॉक्टर प्रभात ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं। कोई गर्व नहीं, कोई रोष नहीं। पंचायत के प्रधान ने कहा, डॉक्टर बाबू, आप पर अब कोई आरोप नहीं बचा। आप चाहें तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। डॉक्टर ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे गांव से लड़ाई नहीं चाहिए। मैं यहाँ इलाज करने आया हूँ, बदला लेने नहीं। इस बयान ने भीड़ को भीतर तक हिला दिया। पहली बार लोगों ने जाना कि सच्चा बदलाव कैसा होता है, वो जो ताकत से नहीं, सेवा से आता है। पंचायत के बाद डॉक्टर जब अपने केंद्र लौटे तो वहां दर्जनों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। कोई माफी मांगने, कोई धन्यवाद कहने, कोई बस हाथ जोड़ने। अब डॉक्टर अकेले नहीं थे, अब उनके पीछे गांव था। उधर ब्रह्मचारी जैसे लोग अब हाशिए पर जाते नजर आ रहे थे। वो समझ चुके थे कि अब गांव पहले जैसा नहीं रहेगा। एक नई सोच ने जन्म लिया था, और वो सोच गांव के बच्चों, महिलाओं और युवाओं के जरिए आगे बढ़ रही थी। शाम को डॉक्टर अपनी डायरी में लिख रहे थे, आज पहली बार लगा कि बदलाव संभव है। निबंध प्रतियोगिता से शुरू हुआ संवाद आज न्याय तक पहुंच गया। लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। गांव को सिर्फ बीमारियों से नहीं, सोच की जड़ता से भी मुक्त करना है। डॉक्टर की ये सोच अब उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अब वे हर दिन 1 घंटा गांव के युवाओं के साथ बिताया करेंगे और उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व के बारे में समझाएंगे। गांव की हवा में एक नई बात थी, एक हल्की सी उम्मीद, एक नया भरोसा। डॉक्टर प्रभात की सच्चाई उजागर होने के बाद लोगों की आंखें जैसे खुलने लगी थीं। अब वे सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं चाहते थे, वो समझना भी चाहते थे कि बीमारी क्यों होती है। वे अब सवाल करने लगे थे, खान पान पर, साफ सफाई पर, बच्चों की पढ़ाई पर। डॉक्टर ने भी अपने स्वास्थ्य केंद्र को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। अब वहाँ सिर्फ मरहम पट्टी या दवाई नहीं मिलती थी, अब वहाँ बैठक ही होती थी। स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, साफ सफाई पर चर्चा होती थी। कभी महिलाएं आती तो कभी युवकों की टोली। डॉक्टर अब अकेले काम नहीं कर रहे थे, उनके साथ अब गांव के कुछ पढ़े लिखे लड़के भी थे, जो दवाइयां बांटने से लेकर बीमारी के कारण समझाने में मदद करते थे। रुक्मिणी जैसी महिलाएं अब अपनी सहेलियों को लेकर आती और कहती, डॉक्टर बाबू, इनको समझाओ थोड़ा, ये बच्चा लेकर गंदा पानी पीती है। सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित न रहते हुए डॉक्टर ने गांव की शिक्षा व्यवस्था पर भी नजर डाली। वहां हाल और भी बुरा था। स्कूल भवन जर्जर, शिक्षक महीने में 1 बार और बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं। एक दिन डॉक्टर स्कूल गए और मास्टर जी से कहा, गांव के बच्चे भविष्य हैं, पर उन्हें बस मिट्टी में खेलने को छोड़ दिया है आपने। मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर बाबू, यहाँ बच्चों को पेट भरना है पहले, पढ़ाई तो बाद में आती है। डॉक्टर बोले, पेट भरने और दिमाग खोलने का काम साथ साथ चले तभी तो बदलाव आएगा। फिर डॉक्टर ने अपनी सैलरी से कुछ किताबें खरीदी, बच्चों के लिए टेबल कुर्सी मंगवाई और हर रविवार को स्कूल में ज्ञान सत्र शुरू किए, जहां कहानियां सुनाई जाती, सफाई सिखाई जाती और हिम्मत बंधाई जाती। शिवपालगंज के बड़े बुजुर्ग पहले इन सब को तमाशा मानते थे, ये सब कुछ दिन का जोश है, फिर सब वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पोते अब खुद स्कूल जाना चाह रहे हैं, बीमार पड़ने पर पहले हाथ पैर धोते हैं, तो उन्हें लगने लगा कि शायद ये बदलाव सचमुच आ रहा है। पर जैसे जैसे ये नया उजाला फैल रहा था, पुराने अंधेरे बेचैन होने लगे थे। ब्रह्मचारी जो पहले गांव की सत्ता के अप्रत्यक्ष मालिक थे, अब हाशिए पर जा रहे थे। एक शाम जब पंचायत भवन के पास उनके साथी जुटे तो ब्रह्मचारी बोले, ये डॉक्टर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब बेकार हो जाएंगे। लोगों को जोश चढ़ा है, लेकिन याद दिलाना होगा कि ये गांव अब भी हमारा है। उन्होंने एक नया खेल शुरू किया, अफवाहें फैलाना, डॉक्टर की नीयत पर फिर से शक जताना, उसके शहर की पढ़ाई को गांव की ज़रूरतों से अलग बताना। लेकिन इस बार गांव में पहले जैसी चुप्पी नहीं थी। हर अफवाह पर कोई न कोई खड़ा होता और कहता,
हमने अपनी आंखों से देखा है डॉक्टर बाबू का काम, तुम क्या बताते हो? पर ब्रह्मचारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के सरपंच के कान में जहर घोलना शुरू किया। डॉक्टर, केंद्र में जो खर्चा हो रहा है उसका हिसाब मांगो, कहीं गड़बड़ ना हो रही हो। डॉक्टर को बुलाया गया, पर इस बार वो अकेले नहीं आए। उनके साथ हरिया, रुक्मिनी, स्कूल मास्टर और दर्जनों ग्रामीण आए। डॉक्टर ने फाइलें दिखाईं, खर्चों का हिसाब दिया और कहा, अगर आपको शक है तो मैं हर महीने का सार्वजनिक लेखा जोखा दूंगा, लेकिन एक बात तय है, काम नहीं रुकेगा। डॉक्टर का आत्मविश्वास और गांव वालों का साथ देख सरपंच कुछ पल चुप रहा और फिर कहा, जब गांव आपके साथ है तो हम भी पीछे क्यों रहें? ब्रह्मचारी दूर से सब देख रहे थे, शांत, लेकिन भीतर ही भीतर क्रोधित। गांव में चुनाव की गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी थीं। नेता और समर्थक अब अधिक सक्रिय हो गए थे। चौपालों पर राजनीतिक चर्चा अब आम बात हो गई थी और हर आदमी की जुबान पर बस चुनाव की बातें थीं। डॉक्टर प्रशांत, जो अब तक सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहे थे, अब इन राजनीतिक हलचलों से थोड़े अलग-थलग रहने लगे। उन्हें ये उथल-पुथल कहीं न कहीं शांति भंग करती प्रतीत हो रही थी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग अपने अपने पक्ष के लिए लोगों को मनाने में लगे थे। कुछ लोग शराब बांट रहे थे, तो कुछ रुपए और वादों के सहारे वोट खरीदने की कोशिश में थे। वहीं दूसरी ओर मास्टर साहब और डॉक्टर प्रशांत जैसे लोग इन सबसे परेशान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गांव का असली विकास और चेतना पीछे छूटती जा रही है। सांवले और काले रंग की राजनीति अब जातिगत समीकरणों में बदल चुकी थी। चौधरी, पांडे, मुसलमान, यादव, हर जाति अपना नेता चाहती थी और हर कोई अपने प्रतिनिधित्व को लेकर सजग हो चुका था। डॉक्टर प्रशांत ने देखा कि लोग अब एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। ये परिवर्तन उन्हें अंदर से दुखी कर रहा था। इसी बीच एक गांव में मेला लगा था, जिसमें दूर दराज के लोग भी आए हुए थे। गांव के नौजवानों के लिए ये मेला जैसे एक त्योहार था। इसी मेले में कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने झंडे और प्रचार सामग्री के साथ पहुंची थी। मंच से भाषण दिए जा रहे थे और वादों की झड़ी सी लग गई थी। कुछ लोग नारों में मस्त थे, तो कुछ मुफ्त बांटी जा रही चीज़ों के लालच में खिंचते चले जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोगों की आंखें खुली हुई थीं। मास्टर साहब ने देखा कि कैसे गांव की भोली जनता को फिर से छलने की तैयारी हो रही है। वो जानते थे कि चुनाव के बाद सब वादे धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते थे? जनता को अभी भी सीखने की जरूरत थी। डॉक्टर प्रशांत, जो एक मिशन लेकर गांव में आए थे, अब सोचने लगे कि क्या ये गांव जो वो बदलना चाहते थे, सच में बदल पाएगा? क्या यहाँ के लोग इन झूठे वादों के जाल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? मेले के आखिरी दिन एक छोटी सी झड़प हुई, दो पार्टी समर्थकों के बीच। पहले तो हल्की बहस थी, फिर लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन गांव का माहौल अब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। अब हर कोई सतर्क हो चुका था, क्योंकि सभी जानते थे कि चुनाव अब नजदीक है और अब हर बात में राजनीति ढूंढी जाने लगी है। गांव के स्कूल की हालत भी बिगड़ने लगी थी। बच्चों की उपस्थिति कम हो रही थी, क्योंकि ज्यादातर लोग राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त थे, यहाँ तक कि शिक्षक भी। मास्टर साहब ने प्रयास किया कि शिक्षा का माहौल बना रहे, लेकिन उन्हें भी निराशा होने लगी थी। इसी बीच एक पुराना किसान, जिसने कभी किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, धीरे से मास्टर साहब से बोला, हमने तो जिंदगी भर देखा है, जो भी आया बस अपना घर भर गया, हम वहीं के वहीं रहे, अब क्या बदलेगा? ये शब्द मास्टर साहब और डॉक्टर प्रशांत दोनों को अंदर तक हिला गए थे। वो जान गए थे कि बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन इस हार मान लेने की मानसिकता को भी चुनौती देना जरूरी था। गांव की महिलाएं भी अब चर्चा में शामिल हो रही थीं। पहले जो पर्दे के पीछे थीं, अब वो भी जानना चाहती थीं कि कौन नेता क्या कह रहा है और किससे उन्हें क्या मिलेगा। ये एक अच्छा संकेत था, जागरूकता का। पर फिर भी इस जागरूकता को सही दिशा देना अब एक चुनौती बन गया था। बच्चों की दुनिया अब चुनावी नारों से गूंजने लगी थी। वो खेल में भी पार्टियों की नकल करने लगे थे। ये देखकर डॉक्टर प्रशांत को हंसी भी आई और चिंता भी। उन्होंने सोचा, अगर यही बचपन की शिक्षा है, तो भविष्य की कल्पना डरावनी है। गांव की गलियों में अब नई नई बातें उठने लगी थीं। स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले लोग भी अब गांव वालों की नज़र में आने लगे थे, पर भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई थी। डॉक्टर प्रशांत, जिनका व्यवहार शालीन और विनम्र था, धीरे धीरे गांव में अपना स्थान बना रहे थे, लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी उन्हें बाहर वाला समझते थे।
एक दिन जब डॉक्टर प्रशांत अपने कमरे में बैठकर कुछ लिख रहे थे, तभी गांव के एक बुजुर्ग उनके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने अपने पोते की बीमारी के बारे में बताया और कहा कि उन्होंने बहुत जगह दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर प्रशांत ने शांति से सुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेंगे। गांव की एक लड़की मुन्नी, जो पहले डॉक्टरों से डरती थी, अब प्रशांत से खुलकर बात करने लगी थी। वो नियमित रूप से दवाई लेने आती और कभी-कभी छोटी-मोटी बातों पर डॉक्टर से सलाह भी लेती। डॉक्टर को ये देखकर संतोष होता कि लोगों में धीरे-धीरे जागरूकता आ रही है। स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली नर्सें भी अब अपने काम को लेकर ज्यादा सजग थीं। वो जानती थीं कि अगर गांव वालों का विश्वास जीतना है तो सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रशांत का शांत व्यवहार और सहानुभूति भरा रवैया धीरे-धीरे सबको प्रभावित कर रहा था। गांव में अब एक और समस्या उठ खड़ी हुई। कुएं का पानी गंदा हो गया था और लोगों को बीमार कर रहा था। प्रशांत ने तुरंत पंचायत को सूचना दी और खुद गांव वालों को साफ पानी के महत्व पर समझाना शुरू किया। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, कुछ ने नहीं, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। इसी बीच पंचायत चुनावों की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। गांव में अलग-अलग गुट बन गए थे। कोई मास्टर साहब के साथ था, कोई वैद्य जी के। हर किसी की अपनी राजनीति थी, अपने हित। प्रशांत इन सब से दूर रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे पता था कि स्वास्थ्य सेवाएं भी इन राजनीतिक खेमों से अछूती नहीं रह सकती। कभी-कभी रात को वो अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचता कि क्या वो वाकई इस गांव को बदल पाएगा? क्या लोग उसे सिर्फ एक डॉक्टर समझेंगे या कभी अपना मानेंगे? उसे याद आता था कि शहर में रहते हुए ऐसी जटिलताएं नहीं थी, पर अब वो जान गया था कि असली भारत तो यही है, गांव, उसकी समस्याएं, उसकी सोच और उसका संघर्ष। अगली सुबह वो फिर उसी जोश के साथ क्लिनिक पहुंचा। मुन्नी पहले से ही बाहर बैठी थी। कुछ और मरीज भी आ चुके थे। वो मुस्कुराया, अंदर बुलाया और काम में लग गया, जैसे हर दिन एक नई शुरुआत हो। गांव की सुबह अब डॉक्टर प्रशांत की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। बकरी की मिमियाहट, बच्चों की दौड़ती भागती आवाजें और महिलाओं की चूल्हे से उठता धुआं, सब कुछ अब उसे अपना लगने लगा था। लेकिन ये अपनापन जितना बाहर दिखता था, भीतर की जड़ें अभी भी गहरी और उलझी हुई थीं। एक दिन जब वो अपने कमरे से निकलकर अस्पताल के बरामदे में पहुंचा, तो देखा कि भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोगों के चेहरों पर घबराहट थी। पता चला कि गांव के बाहर से आई एक बारात में कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। डॉक्टर ने बिना देर किए सबको प्राथमिक उपचार देना शुरू कर दिया। क्लिनिक छोटा था, संसाधन सीमित थे, लेकिन इंसानियत की कमी नहीं थी। नर्सों ने भी बिना थके काम किया। प्रशांत ने देखा कि गांव की महिलाएं, जो पहले अस्पताल में पैर रखने से डरती थीं, अब न केवल अपने रिश्तेदारों को ले आ रही थीं, बल्कि खुद भी सफाई और इलाज को लेकर सजग हो गई थीं। ये बदलाव धीमा था, लेकिन सच्चा था। पर इस बदलाव के साथ ही गांव की राजनीति और कुंठाएं और अधिक गहराती जा रही थीं। वैद्य जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि डॉक्टर प्रशांत की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने गांव में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि अंग्रेजी दवाइयां शरीर को खोखला कर देती हैं। कुछ पुराने विचारों वाले लोग इन बातों में आ भी गए। डॉक्टर को इस मानसिक जंग का भी सामना करना पड़ा। इसी बीच मास्टर साहब ने डॉक्टर से एक निजी चर्चा की। वे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कहा कि अगर गांव का भविष्य बनाना है तो युवाओं को सही दिशा में ले जाना होगा। डॉक्टर ने सहमति जताई। उन्होंने मिलकर गांव के स्कूल में एक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन करने का निर्णय लिया। ये कार्यक्रम गांव में पहली बार हुआ था। बच्चों ने सीखा कि हाथ धोना, साफ पानी पीना और नियमित जांच कराना क्यों जरूरी है। डॉक्टर ने सरल भाषा में सब समझाया और बच्चों ने भी उत्साह से सीखा। मास्टर साहब ने महसूस किया कि शायद अब गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हर रोशनी के साथ एक परछाई भी होती है। गांव में एक युवक, जो शराब का आदी था, अस्पताल में आकर गाली गलौज करने लगा। उसने डॉक्टर को बाहरी और बड़े लोगों का आदमी कहकर अपमानित करने की कोशिश की। प्रशांत ने संयम नहीं खोया। उसने नरमी से बात की और उसे समझाने की कोशिश की। युवक कुछ देर बाद चला गया, लेकिन ये घटना डॉक्टर के मन में देर तक गूंजती रही। शाम को जब वो अकेला बैठा था, तब मास्टर साहब मिलने आए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन आसान नहीं होता। यहाँ हर अच्छे काम को पहले विरोध का सामना करना पड़ता है।
प्रशांत ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो जानता हो कि ये लड़ाई लंबी है। रात गहराई, गांव शांत हो गया, लेकिन डॉक्टर के भीतर की बेचैनी अभी भी जाग रही थी। वो जानता था कि आगे रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब पीछे लौटना भी कोई विकल्प नहीं था। गांव के जीवन में धीरे धीरे तो बदलाव आ रहा था, लेकिन साथ ही कुछ पुरानी ताकतें उसे जड़ से जकड़े रखने की कोशिश भी कर रही थी। वैद्य जी, जो कभी गांव के सामाजिक और वैचारिक केंद्र माने जाते थे, अब खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। उन्होंने अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए फिर से नई चालें चलनी शुरू की। इसी बीच गांव में कुछ बाहरी लोग आए, सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने गांव के विकास योजनाओं का निरीक्षण करने का काम शुरू किया। ये लोग सीधे डॉक्टर प्रशांत और मास्टर साहब से संपर्क में आए। वैद्य जी को ये बात बिल्कुल नहीं भाई। उन्हें महसूस होने लगा कि अब गांव की सत्ता और सम्मान धीरे धीरे उनके हाथ से फिसल रहा है। सरकारी लोग गांव के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति से खुश थे और उन्होंने रिपोर्ट में अच्छे शब्द लिखे। ये गांव के लिए तो गर्व की बात थी, लेकिन गांव के कुछ रसूखदारों के लिए ये असहज स्थिति थी। वो नहीं चाहते थे कि एक बाहरी आदमी गांव में इतना सम्मान पाए। डॉक्टर प्रशांत इन सब बातों से ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर गांव को बदलना है तो उसे केवल दवाइयाँ नहीं, बल्कि सामाजिक बीमारियों का भी इलाज करना होगा। उसने मास्टर साहब से कहा कि गांव में केवल इलाज और शिक्षा काफ़ी नहीं, लोगों की सोच बदलना भी ज़रूरी है। इसी क्रम में डॉक्टर ने गांव के युवा लड़कों को इकट्ठा किया और उनसे एक विचार साझा किया। एक स्वस्थ ग्राम समिति बनाई जाए। ये समिति गांव के साफ सफाई, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसे विषयों पर काम करेगी। शुरुआत में कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे कुछ नौजवान जुड़ने लगे। इस समिति में एक युवक था, हरिकेश। वो पहले दारू पीने और झगड़ा करने के लिए बदनाम था, लेकिन डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद उसमें बदलाव आया। अब वो गांव में गंदगी हटवाता, लोगों को साफ पानी के लिए जागरूक करता और बच्चों को अस्पताल तक ले आता। गांव वालों को ये देखकर हैरानी हो रही थी। लेकिन गांव की राजनीति इतनी सीधी नहीं थी। वैद्य जी ने अपने समर्थक पंचायत सदस्य के जरिए समिति की गतिविधियों पर सवाल उठवाए। ये कहा गया कि बिना पंचायत की अनुमति के कोई समिति मान्य नहीं है। बात धीरे धीरे बढ़ी और पंचायत ने डॉक्टर को बुलाकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। डॉक्टर ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी कि ये समिति सिर्फ गांव के हित में है, इसका कोई राजनैतिक मकसद नहीं। मास्टर साहब भी उनके पक्ष में खड़े थे। पंचायत में बहस हुई, लेकिन जनता की राय अब धीरे धीरे डॉक्टर के पक्ष में झुकने लगी थी। इन सब घटनाओं के बीच गांव की एक और समस्या सामने आई। हैजा के कुछ लक्षण एक टोले में दिखने लगे थे। लोगों में घबराहट फैल गई। डॉक्टर ने तुरंत गांव के युवाओं को संगठित किया, दवाइयों की व्यवस्था की और एक अस्थायी शिविर बनवाया। नर्सों और मास्टर साहब की मदद से उन्होंने 3 दिनों के भीतर स्थिति को काबू में ले लिया। इस दौरान डॉक्टर ने देखा कि पहले जो लोग उससे डरते थे या शक करते थे, अब उसके काम की सराहना कर रहे थे। महिलाएं अब अपने बच्चों को खुद अस्पताल लाने लगी थी। गांव के कुछ बुजुर्ग भी अब डॉक्टर की तारीफ करने लगे थे। ये बदलाव धीमा था, पर ईमानदार था। लेकिन डॉक्टर जानता था कि ये लड़ाई अब भी अधूरी है। सामाजिक मानसिकता, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास, ये सब अभी भी गांव की आत्मा में कहीं गहरे बसे थे। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा था तो मास्टर साहब आए। उन्होंने कहा, बदन के जख्म जल्दी भर जाते हैं, मन के घावों में वक्त लगता है। डॉक्टर ने कहा, मैं सिर्फ घावों पर पट्टी नहीं करना चाहता मास्टर साहब, मैं उन्हें जड़ से मिटाना चाहता हूँ। गांव की रातें अब डॉक्टर के लिए बस अंधेरे का हिस्सा नहीं थी, वे एक प्रतीक्षा थी, उस सुबह की जब ये गांव खुद से अपने जख्मों को पहचान कर उन्हें ठीक करना शुरू करेगा। अब गांव के दृश्यों के बीच एक नई चमक दिखने लगी थी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में छोटे छोटे बदलाव फलने लगे थे। अस्पताल में साफ सफाई, स्कूल में पढ़ाई का उत्साह, पानी की व्यवस्था में सुधार। पर ऊपर से ये बदलाव जितना दृश्य था, उससे कहीं गहराई में सोच का परिवर्तन भी चल रहा था। डॉक्टर प्रशांत, जिन्होंने गांव में सेवा और जागरूकता की नींव रखी थी, अब उस सोच को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे थे। उन्होंने समिति और साथियों के जरिए गांव में स्वच्छता अभियान शुरू किया। रैली, पोस्टर, मिट्टी प्लास्टिक सफाई तथा सार्वजनिक जगहों की सफाई। मास्टर साहब ने बच्चों के माध्यम से रंग बिरंगे पोस्टर बनाए, जिनमें लिखा था, हाथ धोकर स्वास्थ्य बनाएं, गंदे पानी से बीमारियां बढ़ें।
गांव वालों को ये नए तरीके पहले अलग लगते थे, लेकिन जल्द ही अवलंबन होने लगे। इस अभियान में गांव की महिला समूह, विशेषकर रुक्मणी, सक्रिय हो गई। वे घर घर जाकर महिलाओं को साफ सफाई की आदतों पर समझा रही थीं कि बच्चे जब स्कूल से लौटे तो पहले हाथ पैर धोएं, खाना पकाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। गांव में अब महिलाएं न केवल कार्य में भाग ले रही थीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर रही थीं। इसी बीच गांव के बुजुर्गों ने धीरे धीरे इस नए बदलाव की स्वीकार्यता दिखानी शुरू की। उनमें से कई अब स्वेच्छा से सड़क किनारे गंदगी साफ करते या समारोह में स्वेच्छा से पानी की बोतल पर स्वच्छ गांव लिखा हुआ ले चलते। ये बदलाव आश्चर्यजनक था। जिस सोच को सालों से उठाया ही नहीं गया था, उसी सोच में अब पहल हो रही थी। स्कूल में मास्टर साहब ने स्वास्थ्य सप्ताह मनाया, जिसमें बच्चों ने नाटक और निबंध प्रतियोगिता की। विषय था हमारी जिम्मेदारी, स्वच्छ ग्राम। बच्चों की मासूमियत में समाज की तस्वीर समाई थी और लोगों ने खुलकर भाग लिया। डॉक्टर प्रशांत ने सामूहिक स्वास्थ्य शिविरों को और संगठित किया। भीमाई के पास गांव के बाहर एक क्षेत्र था जहां लोग मिट्टी में गंदा पानी पीते थे और अक्सर बुखार और दस्त की शिकायत आती थी। उस जगह शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के चिकित्सकीय शिविरों के साथ गांव वालों को साफ पानी उपलब्ध करवाया गया। एक युवा वैज्ञानिक भी आया, जिसने पानी का परीक्षण किया और बताया कि कुएं का पानी जहरीला था। इस शिविर का असर गांव में एक बदलाव की लहर जैसा था। लोग अब बुखार के अलावा बच्चों की त्वचा पर आई फोड़े या दांतों में दर्द के लिए भी जागरूक हो गए थे। स्वास्थ्य की नई सोच गांव को भीतर से बदलने लगी थी। वैद्य जी ने भी इस बदलाव को स्वीकारना शुरू कर दिया। पहले जो लोग अंग्रेजी दवाइयों का विरोध करते थे, अब वे ये देखकर चुप थे कि अस्पताल में वास्तव में लोगों की जान बची थी। कुछ जरूरतमंद लोग अब सीधे डॉक्टर के पास जाने लगे थे, बिना झिझक, बिना डर। गांव में अब स्पष्ट हो गया था कि बदलाव केवल योजनाओं से नहीं आता, बल्कि सामाजिक सोच के बदलाव से आता है। डॉक्टर प्रशांत ने गांव के युवाओं से कहा, अगर आप सोच बदल दें, अगर आप गर्व से कहते हैं कि स्वच्छता हमारी पहचान है, तो फर्क असल में पैदा हो गया है। समाप्त होती है उस दिन की शाम जब समारोह में मास्टर साहब ने गांव की भूरी मिट्टी पर एक साफ सुथरा फर्श बनवाया, तस्वीर जैसे बदलाव के प्रतीक हों। रात गहराती है, लेकिन इस बार गांव के लोग उस अंधेरे से डरते नहीं हैं। वे अब जानते हैं कि सफाई, शिक्षा, सेवा भाव और जागरूकता से ही सुधार संभव है। कभी कभी बदलाव शोर से नहीं, धीरे धीरे चुपचाप आता है। किसी दूर दराज गांव की धूल भरी गलियों में जब एक ईमानदार इंसान बिना बड़ी बातें किए बस अपना काम करता है, तब असली क्रांति जन्म लेती है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां विश्वास बिकता था और उम्मीदें अक्सर अधूरी रह जाती थीं। लेकिन जब वहां एक डॉक्टर आया, बिना भाषण, बिना दिखावे, तो चीजें बदलने लगी। इंसानियत ने फिर से अपनी जगह बनानी शुरू की। एक आदमी, एक गांव और एक बदलाव, जिसकी आहट अब दूर तक सुनाई